ये जो राम मंदिर अयोध्या में, इसका कनेक्शन क्या है कोरिया से? अब आप सोचोगे कि कोरिया कहाँ और अयोध्या कहाँ, इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? तो कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब आप सोचोगे कि ये वही कोरिया है ना जहाँ का कोरियन वेब सीरीज चलती है, इनका भगवान राम से क्या कनेक्शन हो सकता है भला? और मैं यहाँ पे किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया की, जिसका आप सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करते हो, या जहाँ की एलजी टीवी और एलजी फ्रिज आप इस्तेमाल करते हो, hyundai की कार इस्तेमाल करते हो। आज मैं इसी स्टोरी के बारे में आपसे बात करूँगा और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊँगा कि कैसे ये स्टोरी आज हमारे और साउथ कोरिया के रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कहानी शुरू होती है आज से करीब 2000 साल पहले, जब कोरिया में एक गाया नाम की जगह थी जहां पर 8 राजा एक साथ रूल करते थे। अब ये 8 जो राजा थे ये सारी चीजें मिल बांट कर देख लेते थे, लेकिन धीरे धीरे ये राजा बूढ़े होने लगे और उनको एक चिंता होने लगी। चिंता ये होने लगी कि अब इसके बाद इस शासन को देखेगा कौन। तो उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, हमें हमारा शासन देखने वाला एक वारिस दे दो। अब उसी समय आकाशवाणी होती है और भगवान ये कहते हैं कि आपको एक पर्वत पर जाना होगा, वहां पर भगवान से प्रार्थना करनी होगी, तो आपको वहां पर आपका उत्तराधिकारी या फिर जो आगे आने वाला वारिस है वो मिल जाएगा। तो ये बात सुनकर कोरिया की जो जनता है वो चली जाती है उस पर्वत पर जाकर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसी समय इस प्रार्थना में क्या होता है कि बहुत जोर से बिजली कड़कती है और वहां पर एक सोने का संदूक मिलता है। उस सोने के संदूक में 6 गोल पत्थर रखे होते हैं। ये पत्थर लेकर सारे लोग नीचे चले आते हैं, पहाड़ से उतर जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि अगले दिन जब वो सोने के संदूक को खोलते हैं तो उन्हें दिखता है उसमें एक छोटा सा बच्चा। इसे ही वो लोग अपना वारिस मान लेते हैं। ये कहा जाता है कि वो 9 फीट बड़ा हो गया। इस बच्चे का नाम था किम सूरो, जो आगे वहां के राजा बनते हैं। तो उनका ये मानना था कि किम सूरो को भी शादी कर लेनी चाहिए ताकि आगे ये वंश चलता रहे। तो किम सूरो का ये मानना था कि जब मुझे भेजा है भगवान ने धरती पर यहाँ का शासन चलाने के लिए, तो मेरे लिए पत्नी भी भगवान भेजेगा। और इसी वजह से जितने भी रिश्ते उनके लिए आते थे वो उनको रिजेक्ट कर देते थे। अब यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कोरिया से 4000 किलोमीटर दूर अयोध्या में एक राजा के सपने में भगवान आते हैं और वो कहते हैं कि गारा किंगडम में किम सूरो नाम के एक राजा हैं जिनके साथ आपकी बेटी का विवाह होना है और आप तत्काल प्रभाव से अपनी बेटी को वहां पर भेज दीजिए। अब ये जो कहानी है, कहा जाता है कोरियन कहानियों में कि ये अयूत किंगडम के राजा थे और इनकी बेटी का नाम था सूरीरत्ना। राजा को जब ये सपना आता है तो उन्होंने अगले ही दिन अपनी बेटी को भेजने का प्रबंध करना शुरू कर दिया। करीब 2 महीने की यात्रा के बाद सूरीरत्ना गाया पहुंचती हैं और गाया पहुंचते ही जब वो किम सूरो से मिलती हैं तो किम सूरो को पहली नजर में पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसको भगवान ने भेजा है उनके लिए, और वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और दोनों मिलकर इस साम्राज्य को देखने लगते हैं। इसी साम्राज्य का आगे चलकर नाम पड़ता है कारा किंगडम। कहा यह जाता है कि सूरीरत्ना अपने पति यानी कि किम सूरो की मौत के भी कई सालों बाद तक जीवित रहीं। उनके कुल 12 बच्चे हुए और एक पूरी लीनियज चली, एक पूरा वंश चला। और कहा जाता है कि आज करीब 60 लाख लोग ऐसे हैं जो इसी वंश से जुड़े हुए हैं। ये कनेक्शन है अयोध्या और सूरीरत्ना का और ये किम सूरो का। कोरिया के कई ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो अपने आप को इसी वंश से जोड़ कर देखते हैं। ये क्लैन बहुत पावरफुल मानी जाती है। क्या आपको पता है कि 1997 से पहले तक इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे। तो हमें इसके बारे में पता चलता है साल 1997-98 के आसपास, जब कुछ हिस्टोरियंस का ग्रुप, जो कोरिया के हिस्टोरियंस थे, वो इंडिया आते हैं अपनी जड़ों को खोजते हुए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अपने इतिहास को पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो ढूंढते हुए आते हैं अयोध्या में और उन्हें पता चलता है कि जो उनकी राजकुमारी हैं वो अयोध्या से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। साल 2001 में 100 हिस्टोरियंस का ग्रुप आता है, जो इंडिया और कोरिया के हिस्टोरियंस ग्रुप था। वो एक साथ मिलकर तय करता है कि हम एक मेमोरियल बनाएंगे अयोध्या में सूरीरत्ना को डेडिकेट करते हुए। ये जो कहानी चल रही थी 1997 से लेकर 2018 के बीच, ऐसा नहीं है कि इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन तब तक थे नहीं। इस समय तक 2 पैरेलल चीजें चल रही थी। पहली चीज ये चल रही थी कि साउथ कोरिया की कुछ कंपनीज थी जो इंडिया में आ चुकी थी, जैसे कि सैमसंग, एलजी, hyundai।
तो ये जो कंपनीज थी इनका बाजार धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रहा था। लोग सैमसंग के मोबाइल यूज कर रहे थे, एलजी की टीवी और फ्रिज यूज कर रहे थे और hyundai की कारों में घूम रहे थे। फिर उस टाइम तक ऐसा था कि कोरिया के जो लोग थे उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया था, क्योंकि कोरिया को एक मार्केट मिल गया था जहां पर वो इस तरह के सामान को बेच सकते थे। लेकिन अभी इंडिया के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही थी कोरिया को लेकर। फिर एक टर्न आता है, चाइना धीरे धीरे इंडिया को घेरने की एक नीति बनाता है। नीति क्या होती है कि वो इंडिया के आसपास जो छोटे छोटे देश हैं उन पर अपना कंट्रोल या फिर उन पर अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। इसकी शुरुआत 1995 के बाद से हो गई थी। धीरे धीरे इंडिया को यह समझ में आया कि चाइना की जो ये पॉलिसीज हैं उनको भी काउंटर करना बहुत जरूरी है। और इस समय उनको एक पॉलिसी नजर आती है, पीवी नरसिम्हा राव की पॉलिसी, जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। तो पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस पॉलिसी में यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम या फिर यूरोप और अमेरिका की तरफ हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें उन देशों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो हमारे ईस्ट में हैं, जो इंडिया की मदद कर सकते हैं। तो इन देशों में कौन से देश शामिल थे? तो इंडोनेशिया शामिल था, थाईलैंड शामिल था, जापान शामिल था और हमारा आज का जो साउथ कोरिया है वो शामिल था। ये कहानी आगे बढ़ती है, साल 2014 आता है और 2014 में नरेंद्र मोदी जो उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं वो इस कहानी में और एक ट्विस्ट लाते हैं। वो लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर देते हैं। उनका कहना था कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ देखना नहीं है, बल्कि मिशन मोड में काम करना है उन देशों से अपने संबंध बनाने में। तो ये जो कहानी है चाइना को काउंटर बैलेंस करने की, साउथ कोरिया उसमें एक बड़ा रोल निभा सकता है। अभी G20 सम्मेलन के बाद भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जब साउथ कोरिया ने दिलचस्पी दिखाई है और $4 बिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इंडिया को, ताकि वो डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर सके। चाइना का जो साउथ चाइना सी में डोमिनेंस है, उस डोमिनेंस से बचने के लिए या फिर उस डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए वहां के जो छोटे छोटे देश हैं उनसे अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना जरूरी है। और ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये तभी बनेगा जब सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक समझौते ना हो, जब समझौते हो इस लेवल पर कि हमारा इतिहास और हमारा वर्तमान जुड़ा रहे। इसी वजह से जो मैंने आपको किम सुरो की कहानी बिल्कुल शुरुआत में समझाई वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो आज की हमारी ये जो कहानी थी साउथ कोरिया की और इंडिया की, वो यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इतिहास की ऐसी ही घटनाओं का वर्तमान से अगर कनेक्शन जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ ज़रूर दें। धन्यवाद।